मैंने पूछा कि कल मैंने कहा था कि 3 खंभे लोकतंत्र के बनाए गए, 3 स्तंभ बनाए गए, 3 आधार बनाए गए जिनके ऊपर लोकतंत्र को खड़ा किया गया। वो 3 आधार क्या थे? ठीक है, मुझको कहा जा रहा है कि सब बता रहे हैं, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सब बता रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कानून बनाने वाले, कानून सही है कि नहीं इसकी जांच करने वाले, और कानून को देश में लागू करने वाले, ऐसी 3 ताकतें लोकतंत्र की बनी जब इंग्लैंड में राजशाही खत्म हुई और डेमोक्रेसी शुरू हुई, लोकतंत्र शुरू हुआ। इसीलिए दुनिया में पहली संसद कहाँ बनी? इंग्लैंड में बनी। इसीलिए अंग्रेजी जो लोग जानते हैं उनको मालूम होगा कि उसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी संसदें बनी हैं वो इंग्लैंड की संसद उसकी माँ है। ये अंग्रेज लोग अपनी तरह से कहते हैं, बहुत सच नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए जानकारी रखनी चाहिए अपने को। तो ये 3 चीज़ें बनी, और तब मैंने आपसे कहा था कि तब एक चर्चा चली है कि जो 3 चीज़ें बनाई हैं आपने, ये तो सब तंत्र के हिस्से हैं, संविधान में से निकले हैं। लोकतंत्र में जो लोक है उसका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? इस लोकतंत्र को चलाने में तंत्र ने तो अपने लिए 3 चीज़ें बना ली, लोक का भी कोई रोल होना चाहिए, तब तो लोकतंत्र बनेगा, नहीं तो तंत्र लोक हो जाएगा। उस समय में आपको मैंने याद कराया था कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी दुनिया में, और उसी समय में भाप का आविष्कार हुआ, यानी भाप का पता चला आदमी को, उसकी ताकत से आदमी ने मशीनें चलानी शुरू की, प्रिंटिंग प्रेस बड़े पैमाने पर शुरू हुए, अखबार निकलने लगे, और तब लोगों ने कहा कि जो लोक की जो हिस्सेदारी है लोकतंत्र में वो मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, क्योंकि अखबार वो साधन है जिसमें हम अपनी राय लिखते हैं, अपनी असहमति लिखते हैं। उसके लिए हमको पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं बैठे हुए अपनी असहमति अखबार और मीडिया में लिखकर दुनिया को बता देते हैं। तो एक नए तरह का वॉच डॉग, एक नए तरह का पहरेदार लोकतंत्र में खड़ा हुआ जब लोकतंत्र में अखबारों की भूमिका मजबूत हुई। को ध्यान रखोगे तो इतना सब कहने का मतलब है। तो अखबार जो हैं वो सिर्फ कागज़ पर छपे हुए अक्षर नहीं हैं, वो पहरेदार हैं जो सरकार और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब की गलतियों के ऊपर उंगली उठाता है, जज के फैसले के विरोध में लिखता है, कानून को गलत बताता है, कार्यपालिका के लोगों को भ्रष्ट लिख सकता है। ये सब प्रेस की आज़ादी है। तो प्रेस जितना आज़ाद होगा उतनी अलग अलग तरह की राय समाज के सामने आएगी। समाज कौन है? हम और आप हैं, जो अखबार खरीद कर पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, टेलीविज़न सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, और जो भी कुछ आप देखते हो, फेसबुक सुनते हो, वगैरह वगैरह, जितनी तरह की बातें हैं जिस मंच पर हम अपनी बात कहते हैं, वो सब हमारे लिए खुला हुआ है। तो हमारे पास बहुत तरह के राय आने का मौका हो जाता है। फिर हम चुनते हैं उसमें से, सबको पढ़कर सोचते हैं इसमें क्या सही लग रहा है, जो सही लगता है उसको हम मानते हैं, उसमें हम अपना भी चिंतन जोड़ते हैं। 100% सही नहीं है, इसका 50% सही है, इसका 50% सही है, उसको जोड़ करके एक नई बात सामने आती है। तो एक इतनी बड़ी भूमिका है मीडिया की, जो लोकतंत्र में जनता की तरफ से डायरेक्ट हिस्सा लेता है। तो जब ये मीडिया शुरू हुआ तो बहुत मजबूत था, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ थी। जो 3 खंभे थे, वो तीनों खंभे इस मीडिया के खंभे से बहुत डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि कभी भी उठ करके सवाल खड़ा कर देगा और हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
इसकी पहुंच बहुत आगे तक थी। तुम तो चुनाव जीतने के लिए 5 साल में एक बार आकर हमसे बात करो। ये मीडिया जो है रोज दिन हमसे बात करता है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और जब तक इसका असर बना रहा बहुत मजबूती से, उस दौर तक जब तक मीडिया लोगों के हाथ में, लोगों के हाथ में करने का मतलब क्या? छोटे छोटे लोग थे जो अपना अखबार चलाए। अखबारों की पहुंच बहुत बड़ी नहीं थी। कोई अखबार छपता है जो 5 लाख लोगों तक जाता है, ऐसा नहीं था। छोटे छोटे पहुंच के अखबार, लेकिन उसमें राय बहुत बड़ी बड़ी है, थोड़े लोगों तक पहुंचती थी और उनमें बातचीत होकर के बहुत दूर तक। तो इसीलिए किसी ने लिखा, जैसे शाहिर लुधियानवी का गीत तुम सुन रहे थे, वैसे किसी ने लिखा कि जब तलवार मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब तलवार से मुकाबला करना हो तो उससे मुकाबला करने का एक ही हथियार सबसे बड़ा है, अखबार निकालो। अखबार को तलवार भी काट नहीं सकती। इतनी बड़ी ताकत मीडिया की थी जब ये सारा सिलसिला शुरू। मीडिया का मतलब है असहमति व्यक्त करना, या जरूरत पड़े तो सहमति व्यक्त करना, लेकिन मोटे तौर पे डिसेंट, असहमति, यही लोकतंत्र की आत्मा है। जब तक तुमको असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, तब तक तुम लोकतंत्र को मजबूत करते। जब तुम सहमति व्यक्त करने लगते हो तो लोकतंत्र धीरे धीरे चापलूसी में बदल जाता है। चापलूस किसको कहते हैं? बताओ, चापलूस की परिभाषा बता सकता है कोई? चापलूस उसको कहते हैं जो शासन में बैठा है, सत्ता में बैठा है, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो कहे कि देखो दिन नहीं अभी रात है, तो चापलूस कहेगा नहीं नहीं हुजूर तारे भी लिख रहे हैं, उसको चापलूस कहते हैं। तो जहाँ मीडिया जो है वो सहमति व्यक्त करने लगता है, वो धीरे से चापलूसी में। इसीलिए मीडिया समर्थन में क्या क्या लिख रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये देखना होता है कि मीडिया विरोध में क्या क्या लिखता है। विरोध एक दूसरा चेहरा है जिसको दिखाने के लिए मीडिया की जरूरत है। समर्थन करने के लिए तो सरकार के पास अपनी ही एजेंसी बहुत है। तुम देखते हो मोदी जी अपने प्रचार करने के लिए कितना सारा पैसा लगाते हैं। एक छोटा सा पर्चा भी छपता है तो उनका चेहरा जरूर छपता है ना। अगर तुम लोगों ने कोरोना के काल में देखा होगा तो उस समय जो राशन बंटता था उस पर भी उनका फोटो छपा रहता था। मैं बराबर कहता था कोरोना लाने वाला कौन है, उसका चेहरा दिखा। तो अपना प्रचार कराने के लिए खरबों रुपए हैं उसके पास सारा मीडिया है। तब क्या चीज छूट जाती है? असहमति छूट जाती है। सहमति व्यक्त करने वाले तो बहुत सारी ताकतें आ गई सामने, लेकिन ये कहने वाला कि ये गलत बात है। लोकतंत्र में किसी को राजा की तरह पेश करना ये बुरी बात है। राजशाही से तो छूटे हैं हम लोग, राजशाही से निकले हैं तो लोकतंत्र में पहुंचे हैं। लोकतंत्र कहता है एक आदमी नहीं, एक पूरी जमात होनी चाहिए जो तुम्हारे सामने देखनी चाहिए। कम से कम अपनी पार्टी को तो दिखाओ। तुमने तो कर दिया कि पार्टी नाम की अब चीज ही नहीं, एक ही आदमी है, वही पार्टी है। इसका जो समर्थन करे वो मीडिया नहीं। उस हिसाब से आज के जब तुम अखबार पढ़ते हो, जब तुम आज का टेलीविजन देखते हो, उस पर जो बातें हम सुनते हैं तो हमको दिमाग दौड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये अखबार ये बात क्यों लिख रहा है। इस चैनल ने ये बात क्यों कही। जब ये तुम सोचना शुरू करते हो तब तुम इस बात को समझना शुरू करते हो कि आज अपने देश में जितने चैनल चल रहे हैं, जितनी भाषाओं में चल रहे हैं, उसके 80% चैनल का एक ही आदमी मालिक।
उसका नाम है अंबानी। सारे चैनल उसने खरीद लिए क्योंकि वो दुनिया के 5-7 अमीर लोगों में एक, उसके पास बहुत पैसा है। तो जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, और जो पैसा वाला है उसको सत्ता के संरक्षण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको और पैसा कमाना है। तो और पैसा कमाएगा तभी जब सत्ता उसको सुविधा देगी कमाने के लिए। तो दोनों के स्वार्थ का जोड़ बैठ जाता है। तो आज जो शासन में बैठे हैं उन लोगों ने अंबानी को मौका दिया, छूट दी कि तुम जितने चाहो चैनल खरीदो। तो अगर 80% चैनल एक आदमी के हाथ में चले गए तो 80% चैनल जब बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे तुम्हारे सामने, तुमको लगेगा सारी दुनिया यही बोल रही है। चैनल ने कह दिया दुनिया में जहां जाओ मोदी जी का नारा लगेगा। अब हम तो दुनिया में जाते नहीं हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से दत्तपुर में हैं, तो हमको मालूम नहीं दुनिया में कौन क्या बोल रहा है। लेकिन चैनल बोल रहे हैं तो हमको लगने लगता है सारी दुनिया बोल रही है। अखबार जो है वो अखबार सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया है जो 5 तरह के अखबार निकालता है, हिंदुस्तान टाइम्स है जो 5 तरह के अखबार निकालता है, दक्षिण में हिंदू ग्रुप है वो 6 तरह के अखबार निकालता है। ये सारे अखबार एक ही ग्रुप से निकलते हैं, हमको अलग अलग दिखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लो कि नवभारत टाइम्स खरीद लो कि इकोनॉमिक टाइम्स खरीद लो, जो खरीदोगे एक ही ग्रुप का अखबार है। वो ग्रुप जो भी तय किए हुए है वही छपता है उसके अखबार में। तुमको लगता है इतने अखबार उसका नाम ले रहे हैं, सच क्या है एक ही आदमी नाम ले रहा है, उसके ही पास सारे अखबार। तो मीडिया की ताकत कम कब होने लगी, कमजोर कब पड़ने लगी, जब कुछ लोगों ने सारे मीडिया पर अधिकार जमाना तो मीडिया कमजोर पड़ गई। सबसे ताकतवर मीडिया कब था, मैंने कहा जब ये अलग अलग लोगों के द्वारा निकाला जाता, तभी दूसरी तरह के विचार रखने वाले लोग थे। लेकिन एक आदमी था जो अपने अखबार में अपनी बात कहने की कोशिश करता था, तो तुम्हारे पास 10 तरह के व्यू पॉइंट्स पहुंचते थे। गांधी जी भी अपना अखबार चलाते थे। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी लड़ाई शुरू की तब तो वो गांधी जी भी नहीं थे, मोहनदास, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, कोई उनको महात्मा भी नहीं जानता। एक लड़ाई शुरू की तो उनके मन में सवाल उठा कि मैं अपनी बात किससे कहूँगा, किस माध्यम से कहूँगा। तब टेलीविज़न नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा मुझको अखबार निकालना। तो बैरिस्टर साहब ने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार शुरू किया। अखबार कितनी भाषा में शुरू किया? 3 भाषाओं में। अंग्रेजी में शुरू किया, तमिल में शुरू किया और गुजराती में। क्यों 3 भाषा में शुरू किया? इसलिए कि दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे थे उसमें 3 भाषाओं के लोग अंग्रेज थे जिनको सुनाना था, क्योंकि वही तो सत्ता में बैठे हुए थे, उन्हीं से तो लड़ाई हो रही थी। तो उनको तो बात अपनी कहनी हो तो उनकी ही भाषा में करनी पड़ेगी। दूसरी बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के लोग। अगर दक्षिण अफ्रीका का इतिहास आप पढ़ेंगे, उस दौर की कहानी पढ़ेंगे, तो गांधी जी के ज़्यादातर सहयोगी जो हैं वो दक्षिण भारत के लोग। तो उनसे बात करने के लिए उनको दक्षिण की भाषा में अखबार निकालना पड़ा। और दूसरा, गुजराती लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, गांधी जी खुद भी गुजराती थे। तो एक ही अखबार में उन्होंने 3 भाषा में निकाला। और वहाँ से जो गांधी जी के साथ अखबारों का सिलसिला शुरू हुआ, वो उनके गोली खाने के दिन तक वो 6 भाषाओं के अखबार के संपादक थे। और ये सब अखबार बहुत छोटी छोटी संख्या में छपते थे, 10,000, 12,000, 15,000 छपते थे। लेकिन दुनिया भर के लोग इंतजार करते थे कब उनके अखबार का नया अंक आया और मुझको मेरे पास आया, क्योंकि गांधी जी क्या सोचते हैं ये बात तो उनके ही अखबार में उनके द्वारा लिखी गई है, तभी प्रमाणित हुई। तो दूसरे अखबार भी गांधी जी की बात छापते थे, लेकिन गांधी जी की बात को ठीक से समझने के लिए उनका अखबार पढ़ा जाता।
तो सिर्फ गांधी जी नहीं, दुनिया में जहां भी समाज परिवर्तन का काम हुआ उस सब जगह के लोगों नेताओं ने अपने अपने अखबार शुरू किए। तो मीडिया की ताकत कितनी रही होगी कि हर परिवर्तन के काम के लिए एक अखबार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उस समय का हर बड़ा नेता, अपने दौर का हर बड़ा नेता एक अच्छा पत्रकार भी हुआ करता है, क्योंकि उसको लिखकर अपनी बात बतानी पड़ती है। तो चाहे गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, जयप्रकाश नारायण हों, राम मनोहर लोहिया हों, ये सब लोग बहुत मजे हुए पत्रकार थे। इनकी लेखनी का लोहा लोग मानते थे। और ऐसे ही दुनिया के और उदाहरण भी अगर तुम देखोगे तो दुनिया भर के उदाहरण तुमको मिलेंगे जहाँ पर हर बड़ा क्रांतिकारी नेता अपना अखबार चलाता है, अपने पाठकों से बात करता है, अपनी बात उन तक पहुँचाता है, उनकी राय लेता है। तो आपस में विचार विमर्श करने का माध्यम मीडिया बन गया। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में मीडिया स्थापित है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, किस किस अखबार ने कब कब क्या क्या भूमिकाएं निभाई। लेकिन धीरे धीरे इस मीडिया का असर कम क्यों होने लगा? क्योंकि जो मीडिया के शिकार होते थे, सबसे ज़्यादा शिकार मीडिया का कौन होता है? सरकार होती है। क्योंकि सरकार की नीतियों की आलोचना होती है। सरकार ने सोचा कि अगर इस मीडिया को खरीद कर अपनी जेब में रख लें तो आलोचना कम हो जाएगी। तो सरकारों ने अपने अखबार निकालने शुरू कर दिए। दुनिया भर में सरकार के समर्थक अखबार छपते हैं, जिनका पैसा सरकार देती है, उसमें सरकार अपना प्रचार करती है और दूसरा मीडिया जो उनके खिलाफ लिखता है उसको कमजोर करने की कोशिश। यहाँ से अब नया ट्रेंड अब शुरू हुआ, जिसकी बात मैंने अभी तुमसे कही कि अब सरकार तो इतना मीडिया कैसे चलाएगी। तो सरकार ने क्या किया, पैसे वालों को कहा तुम ही मीडिया खरीद लो और हमारी तरफ से काम करो। तो एक एक आदमी ने, अभी तुम में से कोई बता सकता है कि अभी अभी कौन सा एक बहुत बड़ा चैनल एक मीडिया एक कॉर्पोरेट ने खरीद लिया? अदानी ग्रुप। NDTV नाम का एक चैनल है। अब तो मैं नहीं देखता हूँ, जब तक नहीं खरीदा गया था तब तक देखता था। जो एकमात्र चैनल ऐसा बचा हुआ था जो सरकार के बारे में अपनी राय रखता है। हम सहमत हो, उससे असहमत हो, अलग। रवीश कुमार का कार्यक्रम तुम लोग कई लोग सुनते रहे। तो सरकार जो कह रही है उसका दूसरा पक्ष क्या है, ये बताने की कोशिश में हम NDTV। उससे मोदी जी को बहुत दिक्कत थी, क्योंकि वो लगातार रात दिन उनकी आलोचना करता था, उनकी योजनाओं की पोल खोलता था। तो उन्होंने अपने कॉर्पोरेट घराने को, जो उसको अडानी कहते हैं, उसको इशारा किया कि भैया इसकी आवाज़ बंद कराओ, ये बहुत बोलता है। तो अडानी ने क्या किया, अडानी ने वो पूरा चैनल ही खरीदा। चैनल तो बिकते हैं बाजार में, तुमने 5 करोड़ में चैनल बनाया है, हम 20 करोड़ देते हैं। तो तुम सोचोगे 20 करोड़ कमाने में तो हमको 50 साल लगेंगे, ये अभी सामने से दे रहा है 20 करोड़ ले लो, चैनल चलाने का ढंग किसको दो। इस तरह से NDTV खरीद लिया। खरीदने के बाद रवीश कुमार से लेकर और कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि हम इनके साथ काम नहीं करते। तो जो एक आवाज़ थी मीडिया में वो भी बंद। तो मीडिया एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिस हथियार को हर सरकार, हर अधिकारी, छोटी छोटी जगहों पर जाओगे तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो छोटे छोटे अखबारों को कंट्रोल कर रहे हैं, डराते हैं पत्रकार मारे जाते हैं लिखने के लिए। दुनिया भर में जितने युद्ध होते हैं, कोई बताएगा अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई दुनिया में कहाँ चल रही है? एक साथ बोलते हो तो सुना ही नहीं। एक आदमी बोलो, कोई एक लड़ाई दुनिया में चल रही है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। पिछले 1 साल पूरे हो गए
पिछले 1 साल से एक छोटा सा देश है यूक्रेन, जो पहले रूस का एक हिस्सा था। जब रूस टूट गया, 7 देशों में बट गया, तो जो छोटे छोटे देश निकले उसमें यूक्रेन नाम कर दिया। वो देश रूस के साथ सहमत नहीं, जिस देश में से निकला है उस देश का विरोध करता है। ये बात रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उनको पसंद नहीं, जैसे मोदी जी को पसंद नहीं था रवीश कुमार का बोलना, वैसे ही पुतिन जी को पसंद नहीं था यूक्रेन का बोलना। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन पर हमला किया कि इसकी तो आवाज़ बंद कर दे। 1 साल से वो छोटा सा देश रूस जैसे बड़े देश से लड़ने में लगा। हजारों लोग मारे गए हैं, पूरा देश तबाह कर दिया है बम गिरा कर। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग आज जो 21वीं शताब्दी में रहते हैं वो इतना आधुनिक है, सारी दुनिया हम लोग देखते हैं, क्या क्या फैशन चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इसी समय में, इसी वक्त में एक छोटे से देश को एक बड़ा देश कुचल कर ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है और सारी दुनिया देखती है। कोई आगे बढ़ करके उसमें कूद नहीं रहा है। इसको या तो बंद कराना पड़ेगा या यूक्रेन की मदद करके रूस को हराना। लेकिन ये बात क्यों निकाली मैंने, क्योंकि यूक्रेन में अभी तक 5 पत्रकार मारे गए। दुनिया भर से जो लोग वहाँ जा रहे हैं, लड़ाई कैसे हो रही है इसको देखने के लिए, इसमें पत्रकार भी जाते हैं। अब जब लड़ाई के मैदान में तुम जाते हो तो गोली तो देखती नहीं है कि पत्रकार को लग रही है कि फौजी को लग रही है, किसी को भी। तो मीडिया का काम ऐसे खतरे में उतरकर भी काम करना है। उसको अगर अपने पाठकों को सही जानकारी देनी है तो उसको लड़ाई के मैदान में भी करना पड़ता है, रेगिस्तान में भी जाना पड़ता है, दफ्तर में बैठकर भी लिखना पड़ता है, मैदान में जाकर के लाठीचार्ज के बीच में। जो ऐसा कर पाता है वही मीडिया को मिलता है, जो ऐसा नहीं करते हैं वो मीडिया का कपड़ा पहने हुए दलाल, चापलूस लोग। तो जिनकी चापलूसी से मीडिया चलती है उसको मैं मीडिया नहीं करता। तो उसके लिए बहुत अच्छा शब्द रवीश कुमार ने चलाया, जो सारी दुनिया में चल गया है। तो कहता है ये मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है। यानी एक ऐसा पत्रकार या ऐसा मीडिया है जो किसी की गोद में बैठा है। तो ज़्यादातर अभी जो दौर चल रहा है ये गोदी मीडिया का, जिसमें सच नहीं लिखा जा रहा है, फायदे की बात है, चापलूसी की बात है। तो इसका फर्क करना हम लोग को सीखना है। खासकर राष्ट्रीय युवा संगठन के जो साथी हैं, जो समाज में एक नए तरह की समझ पैदा करना चाहते हैं, उनकी समझ ऐसी बननी चाहिए कि वो दोनों मीडिया के बीच का फर्क समझ। तो फर्क तुमने समझ लिया। इसका पहला प्रमाण क्या है? टेलीविजन देखने का समय 10%। इससे ज़्यादा टीवी पर जो रहेगा वो गलत काम, क्योंकि टीवी पर रहने जैसा कुछ रह ही नहीं है। तो टीवी कितनी देर देखते हो? ये जो बहुत खतरनाक सी चीज़ तुम्हारे हाथ में है रखी हुई, जिसको क्या कहते हैं मोबाइल। जो है जैसे शराबी के हाथ में शराब की बोतल, वैसे मूर्खों के हाथ में मोबाइल। मूर्ख कौन है? ये सामने ये मेरी बात नहीं सुन रही है, मोबाइल लगाए। मोबाइल जो है वो सिर्फ बात करने का साधन है, इससे ज़्यादा उसका कोई इस्तेमाल नहीं, इससे ज़्यादा उसका कोई इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम जिस बात को नहीं समझ रहे हो कि तुम जब 1 मिनट के लिए मोबाइल चलाते हो तो किसी अंबानी नाम के खरबपति आदमी की जेब में और पैसा पहुंचा है। वो तरह तरह के नारों से अपना ये जो मोबाइल का जो ये टावर है, जो तरीका है, उसको बेचने में लगा। वो तुमको तरह तरह की बातों से लुभाता है और हम सोचते हैं कि अरे कितना फ्री हो गया, बैठ के फिल्म भी देख रहे हैं इस पर,
किसी पर चैट भी कर रहे हैं। अब तो मैं किसी से कहता हूँ भैया अगर नंबर बताना है तो झट से अपना फ़ोन निकाल के उसको ऐसे करना है। अब मुझको तो आदत ही नहीं है, मैं तो डायरी निकालता हूँ, उसमें नोट करता हूँ कि भाई क्या नंबर है तुम्हारा। तो कोई कहेगा अरे दोनों में तो नोट ही कर रहे हो। नहीं, एक नोट करते हो तो किसी दूसरे की जेब में पैसा डाल, एक नोट करते हो तो अपनी याद के लिए अपने डायरी में लिखो, बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर ये कहते हो कि जो लोग चैनलों को खरीद करके चापलूसी बढ़ा रहे हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो अपने मोबाइल का इस्तेमाल विवेक से करना। इस मोबाइल में हर समय लगे रहे, उससे भी अब तो खतरनाक चीज़ हो गई है। जितनी माताएं हैं उनको कह रहा हूँ, पिता है उनको भी कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ छोटा बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल में कार्टून लगा के दे दिया, उसको खाना किया, वो उसको देख रहा है, उसको समझ ही में नहीं आया कि मुंह में क्या जा रहा है, जो डालते जाओ वो भीतर। माँ बाप को लगता है कितना आसान काम हो गया बच्चे को तुरंत, इससे अच्छा बच्चे की मशीन पे लेते, बटन दबाते हो खाने। इस बच्चे को क्यों पैदा किया? ये बच्चा तुम्हारा अटेंशन मांगता है, ये बच्चा तुम्हारा साथ मांगता है। जब साथ और अटेंशन नहीं देते हो तो जब बच्चा बड़ा होता है तो तुमसे दूसरे रास्ते पर, तब तुम कहते हो नौजवान बहुत खराब हो गया। नहीं, माता पिता खराब हो गए इसलिए नौजवान खराब हो गए। क्योंकि बच्चा आखिर क्या है, उसको जिस तरफ मोड़ देते हो उसी तरफ वो बढ़ जाता है, उसकी सोच बढ़ जाती है। तो जब देखता है कि नहीं अटेंशन तो सारा इस मोबाइल के भीतर रखना है, तो उस मोबाइल में और भी कुछ करना है, तो तुमको समस्या हो। यानी ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे। तो जैसे अखबार है, जैसे टेलीविज़न है, जैसे तुम्हारा मोबाइल है, ये सब चीज़ों का एक अनुशासित इस्तेमाल भी होना चाहिए। तुमने एक सीमा रेखा पार कर दी, फिर तुम ही नहीं समझ पाओगे कि हम कहाँ चले। तो मीडिया का जो पूरा खेल है वो असहमति को समाज में इस तरह से रखना कि समाज सही और गलत का विवेक कर सके, इसके लिए मीडिया। जो लोग ये चाहते हैं कि आदमी सही और गलत का विवेक नहीं कर सके, वो मीडिया का रूप बदल देगा, वो मीडिया को अपना प्रचार तंत्र बनाना चाहिए। अगर मीडिया प्रचार तंत्र बन गया, जैसा बनता जा रहा है, तो समझो कि लोकतंत्र का एक खंभा गिर गया। तो तुम्हारी जो कुर्सी है वो 3 पाँव पे खड़ी, एक पाँव तो टूट गया, अभी तीसरे पाँव में से और कोई पाँव टूटेगा तो कुर्सी नीचे गिरेगी। तो दुनिया में जहाँ जहाँ तानाशाही आती है, जहाँ जहाँ एक आदमी सारी ताकत अपने हाथ में ले लेता है, जैसे हमारे देश में करने की कोशिश हो रही है, वहाँ वहाँ लोकतंत्र गिर जाता है। लोकतंत्र में और तानाशाही में इसी का फर्क है कि जहाँ जनता की आवाज़ मजबूत होती है वहाँ लोकतंत्र है, जहाँ जनता की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है वहाँ तानाशाही है। तो मीडिया जनता की आवाज़ को उठाने वाला, आवाज़ को मजबूत करने वाली ताकत के रूप में रहे, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो मीडिया के इस फर्क को समझें, इस फर्क को समझे ही नहीं, इसको बचाने की कोशिश करें। कैसे कोशिश करेंगे? तो आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया चलता है, देखते हो ना, कितने लोग देखते हो मुझको मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे लोगों ने कोशिश करके अपने अपने चैनल चलाए। जिस रवीश कुमार का नाम मैंने लिया, उसने भी इस्तीफा देने के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। ऐसे कई यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे चलते हैं। वायर नाम का एक चलता है, एक सत्य नाम का चलता है, एक न्यूज़ क्लिप के नाम से चलता है। ऐसे 10-15 हैं, मैं भी उस सब पर लिखता रहता हूँ। इन सबको देखना चाहिए और इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने का मतलब क्या है? ये लोग नारा लगाते हैं कि अगर स्वतंत्र मीडिया चाहिए तो हमको मदद कीजिए, 50 रुपया महीना भेजो, कोई कहता है 100 रुपया महीना। अपने सच की खबर जानना चाहते हो तो सच की कीमत भी देना सीखो। ये जो बड़े बड़े मीडिया हैं ये तुमसे पैसा नहीं मांगते हैं,
3 रुपये में टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद कर लाते हो, जिसमें झूठ का अंबार हुआ, चापलूसी का अंबार भरा हुआ, उसके लिए 3 रुपये देने के बजाय इन सोशल मीडिया के छोटे छोटे प्रयत्नों को 3 रुपये दोगे तो ये सही जानकारी इकट्ठा करने में समझ में आएगी। तो एक नए तरह का मीडिया खड़ा हो रहा है। तुमने मेन स्ट्रीम मीडिया को खत्म कर दिया तो दूसरी तरह के मीडिया खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हम सब लोगों को सावधानी के साथ उसको देखना भी चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि मीडिया का जो लोकतांत्रिक रूप है वो कभी खत्म नहीं हो जाए, मर जाए। तो ये पूरी मीडिया की जो कहानी है उसको बहुत छोटे में मैंने रखने की कोशिश की, क्योंकि इसके बाद कुछ और भी बात होने वाली है और मुझको लगता है कि इतनी सावधानी अगर अभी हम लोग के मन में होगी तो आगे इसके विषय में हम लोग और भी बात करेंगे। अभी ये बात यहीं पर समाप्त। सवाल जवाब के लिए 15 मिनट।